नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गति के नियम। तुम्हारा टॉपिक क्या रहेगा? गति के नियम। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज रेस्ट एंड मोशन, दैट मीन्स विराम और गति। सबसे पहले हम विराम को समझते हैं कि विराम क्या है। विराम यह है कि जब एक वस्तु जो है दूसरी वस्तु के सापेक्ष जो है समय के साथ नहीं बदलती है, अपना स्थान नहीं बदलती है, तो वो वस्तु जो विराम अवस्था में कहलाती है। जैसे कि हम कोई मेज़ है, अगर मेज़ पे हम कोई पुस्तक रख देंगे तो क्या होगा? पुस्तक कैसा होगा? पुस्तक विराम अवस्था में रहेगा। तो पुस्तक जो है मेज़ के सापेक्ष कैसा रहेगा? विराम अवस्था में रहेगा। इसी प्रकार कोई वस्तु है, जैसे कि कुर्सी है, अगर कुर्सी पे कोई व्यक्ति आराम से शांत बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति मेज़ के सापेक्ष कैसा है? विराम अवस्था में रहेगा। ठीक है। गति गति जो है किसी वस्तु एक वस्तु जो होता है दूसरे वस्तु के सापेक्ष निरंतर बदलती रहती है, इस समय के साथ जो अपना स्थान बदलती रहती है। ठीक है। जैसे कि मान के चलो कोई व्यक्ति है, ये अभी यहाँ पे है, कुछ समय के बाद वो यहाँ हो जाता है, तो अपना स्थान उसने बदल लिया, तो वो वस्तु गति की अवस्था में हो जाता है। विराम और गति दोनों सापेक्षिक पद हैं, दोनों जो हैं सापेक्षिक पद हैं। कोई वस्तु यदि किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा विराम अवस्था में है तो दूसरे वस्तु की अपेक्षा वो गति अवस्था में रहेगा। यदि एक वस्तु, ठीक है, समझ रहे होंगे आप कि अगर वस्तु जो विराम अवस्था में होगा, अगर किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा विराम अवस्था होगा, दूसरी वस्तु की अपेक्षा वो गति अवस्था में हो सकता है। जैसे कि चलती हुई कार में बैठा हुआ आदमी, अगर कोई आदमी कार में बैठा हुआ है तो बाहर की वस्तु की अपेक्षा तो गति में है, लेकिन कार में बैठे दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा वह विराम अवस्था में रहता है। अब बात करते हैं अदिश राशि और सदिश राशि, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सबसे पहले हम समझते हैं अदिश राशि को, कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, वे अदिश राशियाँ कहलाती है। अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती है, यहाँ ये समझना हमें आवश्यक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो बात करेंगे अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज़ में। पहला आता है लंबाई, लेंथ, यानी किसी का भी लेंथ नापना जो होता है वो हमारा अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। समय, टाइम, समय देखना। द्रव्यमान, किसी का वजन, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्व विभव, विद्युत विभव, दाब, विद्युत वाहक बल, दूरी और चाल, ये सभी जो है स्केलर क्वांटिटीज़ में आते हैं। अतः स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या क्या आते हैं हम समझ चुके होंगे कि दूरी, चाल, लंबाई, समय, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्व विभव, विद्युत विभव, दाब, विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा, ये सभी जो हैं अदिश राशि में आते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ में। समझने से विद्युत धारा जो हमारे घरों में होती है। सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं अब इसे हम देखते हैं। सदिश राशियों में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें विस्थापन हो गया, वेग, त्वरण, बल, रेखीय संवेग, बलाघूर्ण और कोणीय संवेग, ये जो हैं सदिश राशि में आते हैं। दूरी, दूरी को हम समझ सकते हैं कि जो कोई गतिशील वस्तु है द्वारा चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अगर कोई भी किसी भी समय कोई गतिशील वस्तु जो है एक लंबाई तय कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। दूरी क्या है? हमारा अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है। हम विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन जो होता है, यहाँ पे विस्थापन जो होता है उसको समझेंगे। अब किसी गतिशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन जो होता है वो एक सदिश राशि है, जबकि दूरी एक अदिश राशि था। विस्थापन शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है। तो विस्थापन क्या होता है? अंतिम और प्रारंभिक स्थिति का अंतर। जैसे कि अगर मान लो ये इसका प्रारंभिक स्तर है और यहाँ पे इसका अंतिम स्तर है, तो इन दोनों का अंतर जो है वो क्या होगा? विस्थापन कहलाएगा। अब हम समझेंगे चाल को। किसी वस्तु द्वारा किसी इकाई समय में, यानी किसी समय में तय की गई जो दूरी होती है उस वस्तु को हम चाल कहते हैं। चाल भी क्या है? एक अदिश राशि है। जैसे कि मान लो हमारी बाइक है, अब हमारी बाइक जो है 1 घंटे में एक डिस्टेंस तय कर रही है, 1 किलोमीटर में, यानी 1 किलोमीटर की दूरी जो है 1 घंटे में कोई डिस्टेंस
तय करती है। जैसे मान लो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है 1 घंटे में, तो हम इससे समझ सकते हैं कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो है क्या होगी, इसकी उस बाइक की चाल हो गई। तो चाल क्या हो गया कि किसी इकाई समय में तय की गई जो दूरी होती है उसे हम चाल कहते हैं। चाल क्या है, एक अदिश राशि है। समझाया भी गया है चाल का SI मात्रक जो है क्या होता है, चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग जो है किसी इकाई समय निश्चित दिशा में इसमें क्या है, निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी होती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं। और वेग क्या है, एक सदिश राशि जो है वो अदिश राशि है, और वेग क्या है, और जो वेग है वो सदिश राशि है। इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना है हमें। त्वरण क्या होता है, वेग में जिस दर से परिवर्तन होता है। अगर वेग में जिस दर से परिवर्तन होता है उस दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। अगर परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो त्वरण को क्या कहेंगे, हम मंदन कहते हैं। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। त्वरण के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है और इसकी दिशा जो है सदैव बल की दिशा में होती है। एक समान वेग से गतिशील पिंड का त्वरण 0 होता है। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन जो है वृत्ताकार मार्ग पर की जाने वाली गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। किसी वृत्तीय पथ पर एक समान गति करते हुए पिंड की जो है की चाल नियत होती है, तो उसका वेग जो होता है प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होता है। अब बात करेंगे हम रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या अंतर है। तो रेखीय वेग में विस्थापन की जो समय दर है उसको हम वस्तु का रेखीय वेग कहते हैं, जबकि कोणीय वेग में जो है कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहा जाता है। रेखीय वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। रेखीय वेग को v से निरूपित करते हैं, जबकि कोणीय वेग को ओमेगा से निरूपित करते हैं। रेखीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय वेग गुना वृत्तीय पथ की त्रिज्या। अब गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। तो जो गति के नियम, तो न्यूटन ने मैथमेटिसिया प्रिंसिपिया में गति के 3 नियम प्रस्तुत किए हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर लगे हुए बाह्य बल के द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन के लिए बाध्य न करे। यानी कि जो कोई भी वस्तु है तब तक अपने बल में रहेगी, प्रत्येक वस्तु में विराम अवस्था सरल रेखा एक समान गति अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आके न लग जाए। तो ठीक है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इस कथन के 2 नियत हैं। पहला है कि वस्तु विराम अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि बाह्य बल नहीं लगाया जाता, तो कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाता। जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी गीली है, उसमें बाहर से बल लगाएंगे तो उसका आकार चेंज हो जाएगा। एक सरल रेखा पर एक समान वेग से गतिशील उस वस्तु उसी वेग से चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। जैसे कि कोई गाड़ी आ रही है, जब तक उस पर बाहर से कोई धक्का नहीं लगा तब तक उसकी वेग नहीं बढ़ेगी, तो वो उसी वेग से चलती रहती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम जड़त्व, इनर्शिया। तो जो जड़त्व है वो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ से समझ में आ गया कि जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो गैलीलियो का भी नियम है या फिर जड़त्व का नियम है। जड़त्व क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है, जो स्थिर वस्तु जो वो सदा स्थिर रहना ही चाहती है, मतलब वो अपने स्थान से हटना नहीं चाहती है। सरल रेखा पर एक समान से गतिशील वस्तु उस वेग से सदा चलते रहना चाहती है। वस्तु के जड़त्व का परिमाणात्मक माप उस वस्तु की मात्रा है। और जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, विराम जड़त्व और गति जड़त्व। विराम जड़त्व इनर्शिया ऑफ रेस्ट। विराम जड़त्व में क्या होता है, इसमें वस्तु का यह गुण है जिसके कारण वस्तु जो है विराम अवस्था में रहना चाहिए। जैसे कि कागज़ के गिलास पर यदि हम एक पोस्ट कार्ड रखें और उसके बीच में एक सिक्का रखें और जैसे ही हम पोस्ट कार्ड को हटाएंगे सिक्का क्या होगा, वो गिलास में गिर जाएगा। इससे ये हमें पता चलता है कि जो सिक्का है वो पोस्ट कार्ड मतलब अपने ही विराम अवस्था में रहना चाहती है। दूसरा है कि रुकी हुई बस, यदि बस या कोई रेलगाड़ी है उसमें जो खड़ा व्यक्ति है अचानक यदि वो गाड़ी चलती है तो पीछे की तरफ गिरने लगता है। तीसरा इसका ये
कोट या कंबल से यदि हम धूल के डंडे को झाड़ते हैं तो धूल क्या होता है, गिर जाता है, क्योंकि वो जो धूल है विराम अवस्था में रहना चाहता है अपने ही स्थान पे। जैसे हम धूल झाड़ देंगे तो क्या होता है, कोट हिल जाता है, आगे की तरफ जाता है, धूल नीचे गिर जाता है। अब बात करेंगे हम गतिज जड़त्व की, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में वस्तु का गुण जो होता है, कारण गतिशील वस्तु गति अवस्था में ही रहना चाहती है, वो अपनी अवस्था को चेंज नहीं करना चाहती है। जैसे कि जो अगर बस या रेलगाड़ी तेज़ गति से चल रहा है और वो अचानक ही उसके अंदर ब्रेक मार दे, कोई उसके आगे कोई आ जाए, तो क्या होगा, तो जो ब्रेक मारेगा तो जो व्यक्ति जो उसके अंदर बैठा यात्री होगा वो आगे की ओर, आगे की तरफ झुक जाता है। या फिर किसी चौड़े नाले को पार करने के लिए दूर से दौड़कर आना पड़ता है, जिससे गति जो है प्राप्त हो जाती है और पार करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। या तेज़ी से चलते हुए ट्रक को ब्रेक लगाकर अचानक रोकने से ट्रक में जो लदा माल होता है वो आगे की तरफ आ जाता है। ये सब जो है हमारा क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। हम बात करेंगे बल का, फोर्स क्या है। तो बल जो है वो एक भौतिक कारण है। बल क्या है, एक भौतिक कारण है जिसमें वस्तु जो किसी वस्तु में लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। बल को हम F से निरूपित करते हैं। बल बराबर क्या होता है, मात्रा गुना त्वरणी, अर्थात F इक्वल टू ma। जो बल की परिभाषा है वो न्यूटन की प्रथम गति से ही, प्रथम नियम से ही प्राप्त होती है। जो न्यूटन की प्रथम गति का नियम है उसी से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल कैसी राशि है, बल जो है एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और इसे हम 1 न्यूटन भी कहते हैं। 1 न्यूटन में कितना, 10 की पावर 5 डाइन होता है, ये याद रखना है हमें। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। अब बात करेंगे हम संवेग का, मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान या उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वस्तु का संवेग कहते हैं। इस वस्तु में द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान वेग का जो गुणनफल होता है उसे हम क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। और संवेग को हम P से निरूपित करते हैं। P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, P इक्वल टू mv। और संवेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। आवेग, इम्पल्स, जब कोई बड़ा बल किसी छोटे से वस्तु पर छोटे समय अंतराल के लिए कार्य करता है, मतलब कोई बड़ा बल बिल्कुल छोटे समय के लिए कार्य करता है, तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, आवेग करते हैं। जहाँ कुछ सेकेंड, बहुत ही मामूली समय के लिए कार्य करता है। बल का जो आवेग होता है F डेल्टा T होता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड जो है बल का ऐसा ही मात्रक होता है। जो आवेग का अब है न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। इसमें जो संवेग की परिवर्तन की दर होती है बल के समानुपाती होती है तथा यह परिवर्तन उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल का माप होता है। तो बल का माप हम न्यूटन की गति के दूसरे नियम से करते हैं। बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, अगर किसी वस्तु पर एक ही समय में 2 या 2 से अधिक बल भिन्न भिन्न दिशा में कार्य करते हैं तो प्रत्येक बल अपना अपना प्रभाव वस्तु पर अपनी अपनी दिशा में डालता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखें, से दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर घुड़सवार सीधे ऊपर की ओर उछल जाता है, ऊपर की तरफ उछलता है और घोड़े की पीठ पर ऊपर हवा में रहता है, तब तक उसमें आगे की ओर क्षैतिज वेग वही रहता है जो घोड़ा का है। नीचे की ओर गुरुत्व बल के बल में सवार में उदग्र दिशा में वेग उत्पन्न होता है। उदग्र वेग तथा क्षैतिज वेग दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अपना अपना प्रभाव अलग अलग डालते हैं ये दोनों वेग, उदग्र वेग और क्षैतिज वेग। यही कारण है कि सवार घोड़े की पीठ पर जहाँ उछलता है वहीं पे गिरता है। ठीक है, जैसे कि जो सवार होता है ऊपर की तरफ उछलता है, आगे की तरफ, उसे उदग्र वेग और क्षैतिज वेग जो होता है अलग अलग कार्य करता है अपनी अपनी स्वतंत्र रूप से। और इसी कारण जो होता है जो घुड़सवार है वो घोड़े की पीठ पर जहाँ उछलेगा वहीं पे गिरेगा। अब न्यूटन की गति का तीसरा नियम, यह नियम यह कहता है कि जो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई इस पर क्रिया करेगा तो इसके विपरीत एक प्रतिक्रिया भी होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर तथा विपरीत दिशा में बल लगाएगी।
पहली वस्तु तथा दूसरी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है बल क्रिया तथा दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया कहलाती है। पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल क्रिया, पहली वस्तु जो दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी क्रिया हो गया। अब दूसरी वस्तु द्वारा जो पहली वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वो प्रतिक्रिया कहलाता है। जैसे कि मान लो हम हमारा हाथ है, हमने जैसे मैच पे अगर हमने मेज पे बल लगा रहे हैं तो हम जो क्या कर रहे हैं क्रिया कर रहे हैं। अब मेज के द्वारा भी हम पे बल लगाया जाएगा तो वो क्या होगा प्रतिक्रिया हो जाएगा। तो उदाहरण के वजह से कि हम बंदूक चलाने पर जैसे ही गोली आगे बढ़ती है तो साथ ही बंदूक पीछे की तरफ धक्का देती है, ठीक है। या फिर रस्सा कस्सी में लड़कों की दो टोलियों द्वारा खींचे गए रस्सी में एक टोली के लड़कों का खिंचाव जो होता है वो क्रिया कहलाएगा, दूसरे टोली के लड़कों का जो खिंचाव होगा वो क्या कहलाएगा प्रतिक्रिया कहलाता है। यदि हम इसे ही रॉकेट में देखें तो रॉकेट में जब ईंधन जलता है तो तीव्र गति से एक जेट के रूप में निकलता है। ये गैस है रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है जिससे रॉकेट जो है ऊपर की ओर जाता है। या फिर हम देखें नदी के किनारे जो नाव होते हैं, जैसे हम नाव से नीचे की तरफ कूदते हैं तो हम जो नाव होता है वो हमारे पैरों के द्वारा पीछे की तरफ ढकेला जाता है। इससे जो नाव होता है वो पीछे की ओर हट जाता है और इससे जो है उसका प्रतिक्रिया बल हमें आगे की ओर ढकेलता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या है, तो किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति मतलब कोई ऐसा बाहरी बल जहां वो प्रेजेंट नहीं है, दो या दो से अधिक वस्तुओं के संवेग का बीजगणितीय योग। यहाँ पे क्या दो या दो से अधिक वस्तुओं के संवेग का जो होता है बीजगणितीय योग जो होता है किसी भी दिशा में सदैव स्थिर रहता है, इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे कि मान लो कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, उसका वेग v है और अलग अलग दिशा में क्या होता है गतिशील हो रहा है। कुछ दूर जाने पर तीन भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में बट करके भिन्न भिन्न यानी अलग अलग वेग से दूसरी दिशा में गतिशील हो जाता है। यदि भिन्न भिन्न भागों का द्रव्यमान, यदि मान लो एक m द्रव्यमान का कोई भी पिंड है और वो v वेग से जा रहा है, अब ये m द्रव्यमान का पिंड जो वो m1 m2 और m3 में बढ़ जाता है और ऐसे ही जो इसका वेग है वो जब इसका द्रव्यमान अलग अलग होगा तो वेग भी अलग अलग हो जाएगा, v1 v2 और v3 हो जाएगा। तो क्या होगा, तो इसमें m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 यानी तीनों का जो मल्टीप्लाई होगी हम इन तीनों को हम जोड़ देंगे। इससे क्या होगा हमें संवेग m जो है mv प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, mv इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। अब बात करेंगे बल आघूर्ण का, मोमेंटम ऑफ फोर्स। किसी बल के घूर्णी प्रभाव को बल के परिमाण और घूर्णन अक्ष से बल की दिशा के बीच अभिलंबित दूरी के गुणनफल से मापा जाता है। जो मतलब जो घूर्णी प्रभाव है वो जो बल का जो परिमाण होगा और जो घूर्णन अक्ष होगा, जैसे कि यहाँ पे मान लो घूर्णन अक्ष इस तरीके से घूर्णन अक्ष होगा, उसकी जो दिशा होगी अभिलंब दूरी के गुणनफल के से मापा जाता है। तो आगे हम देखते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे बल आघूर्ण कहेंगे। तो बल आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि है जहाँ बल आघूर्ण बराबर क्या होता है F मल्टीप्लाई डी। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर में, याद रखना है ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर। तो धनात्मक आघूर्ण क्या होता है, जहाँ घुमाव की प्रति वामावर्त यानी घड़ी की सुई की चाल की विपरीत दिशा में होती है उसे धनात्मक गुण आघूर्ण कहते हैं। ऋणात्मक आघूर्ण क्या होता है, जब दक्षिणावर्त होता हो घुमाव अर्थात घड़ी की सुई की दिशा के में घुमाव होता हो। वस्तु का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यदि वस्तु पर लगे बलों का परिणाम शून्य हो और इनमें किसी बल के कारण आघूर्ण न हो तो वस्तु संतुलन की अवस्था में होती है। संतुलन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्थायी संतुलन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस किसी वस्तु को संतुलन की अवस्था में थोड़ा सा विस्थापित कर देने पर अगर वस्तु पुनः अपनी पहली अवस्था में आ जाता है तो वस्तु का संतुलन जो है वो स्थायी संतुलन कहलाता है। जैसे कि मेज पर रखी हुई किताब अपनी आधार पर रखी हुई कीप, जैसे कि मेज पर जो रखी हुई किताब है या फिर जो कीप होती है जिसे इसी कोण आकृति का होता है वो, इसे जैसे हम विस्थापित करेंगे तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगी। अभी अस्थायी संतुलन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जैसे इसे विस्थापित करते हैं तो पूर्व की दिशा में नहीं लौट पाती है तो उसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। जैसे कि गर्दन के सिरे पर खड़ी कीप, जैसे कि इस तरीके से हम कीप को रखेंगे
इस टाइप से, तो वह फिर अपनी पूरी इस अवस्था में नहीं आ पाएगी। उदासीन संतुलन, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि संतुलन की अवस्था थोड़ा सा विस्थापित करने पर अगर वह वस्तु ना तो अपनी पूर्व की स्थिति प्राप्त कर सके और ना ही कोई नई स्थिति प्राप्त कर सकती है, बल्कि वो अव्यवस्थित दिशा में स्थिर स्थिति को प्राप्त करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? संतुलन। उदासीन संतुलन होता है जैसे कि मेज पर रखी हुई गेंद या फिर करवट पड़ी हुई कीप। अब आघूर्ण नियम का उपयोग, आघूर्ण नियम का उपयोग साधारण तुला जो होता है दैनिक जीवन में आघूर्ण नियमों के प्रायोगिक उदाहरण है। कौन सी तुला? साधारण तुला। एक अच्छी तुला की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित गुण होता है, जैसे कि जो तुला है उसकी दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए, या फिर जो दोनों पल्लों हैं उसका द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तुला का जो गुरुत्व केंद्र है तुला की डंडी को समृद्ध विभाजित करने वाली उदग्र रेखा पर बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई डिस्टेंस कोई तुला है तो बिल्कुल इसका जो द्रव्यमान है ये बराबर होना चाहिए, इसकी जो लेंथ है ये बराबर होना चाहिए, और जो इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो तुला होती है वो एक अच्छी तुला होती है। ये एक आघूर्ण नियम का उपयोग था। अब हम बात करेंगे उत्तोलक लीवर का। जो उत्तोलक होता है वो सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होता है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक जो का 3 मुख्य बिंदु होता है, आलंब, फुल्क्रम, आयास और भार। तो आलंब क्या होता है? आलंब जो होता है उसके चारों ओर उत्तोलक की जो छड़ है वो घूम सकती है, मतलब एक पॉइंट होता है, जैसे कि हम कैंची में देख सकते हैं, कैंची में बिल्कुल पॉइंट होता है, उसके चारों कैंची घूमती है। आयास, आयास पे जो होता है बल लगाया जाता है, आयास पर जो है बल लगाया जाता है, उसको ई से सूचित करते हैं। भार, भार पे जो है उसके द्वारा हम बोझ को उठाते हैं या फिर वहाँ कोई भार रखते हैं। उत्तोलक जो है 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक, तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में क्या क्या आता है? जैसे कैंची, क्योंकि इसमें जो है आलंब जो है आयास और भार के बीच में होता है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में क्या आ जाएगा? जैसे कि नींबू निचोड़ने की मशीन और सरोता। तो इसमें जो आलंब जो होता है, इसमें जो भार जो होता है वो आलंब और आयास के बीच में आ जाता है। तृतीय वर्ग के उत्तोलक में क्या आएगा? हल, चिमटा, मनुष्य का हाथ। इसमें जो आयास है वो आलंब और भार के बीच में होता है। अब सरल मशीन, सिंपल मशीन क्या होता है? यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी सुविधाजनक बिंदु पर एक बल लगाकर किसी दिशा या कार्य को संपन्न करती है, जैसे कि उत्तोलक और घिरनी या फिर जैक। ये सब क्या आता है? सरल मशीन की श्रेणी में आता है, सिंपल मशीन की श्रेणी में। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स, किसी पिंड को वृत्ताकार मार्ग में गति बनाए रखने के लिए, कोई भी पिंड है उसको वृत्ताकार मार्ग में जो गति बनाने के लिए पिंड के वृत्त के केंद्र की ओर क्या लगता है? एक बल लगता है, जिससे हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो अंदर के बल लगता है जिस हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जहाँ F इक्वल टू क्या होता है? mv²/r। उदाहरण के देखें तो उपग्रह का ग्रह की परिक्रमा करना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, साइकिल का घुमाना, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार का चलना, ये सब जो है अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स, जहाँ अंदर की तरफ से बल लगता है। अब बात करेंगे हम अपकेंद्रीय बल का, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है? जो बल है वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। ठीक है, जैसे कि मान लो केंद्र हो गया तो यहाँ बाहर की ओर से बल लगेगा। जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र से बाहर की ओर से बल लगता है। इसे हम क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय बल बोलेंगे। एक छद्म बल भी होता है, यहाँ बताया गया है। यहाँ पे कोई बाहर अपकेंद्रीय बल है, यहाँ अंदर से बल लग रहा है तो अभिकेंद्रीय बल है। ये कोई पिंड है। ठीक है, अगर हम अपकेंद्रीय बल के उदाहरण देखें तो दूध से मक्खन जो निकालने वाली मशीन होती है वो, या फिर कपड़ा धोने की जो मशीन से वॉशिंग मशीन बोलते हैं, ये सब अपकेंद्रीय बल के उदाहरण है। अब करेंगे फ्रिक्शन, घर्षण। जो घर्षण जो है वह बल है। घर्षण क्या है? एक बल है जो दो वस्तुओं के आपस में संपर्क रहने से लगता है। अगर कोई दो वस्तु आपस में संपर्क कर रहा है तब वहाँ क्या लगेगा? घर्षण बल लगेगा, जिसके कारण जो है वस्तु की गति में
विरोध होता है। घर्षण बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है। घर्षण बल क्या होता है? वस्तु की गति की दिशा के विपरीत लगता है। घर्षण के प्रकार, तो घर्षण 3 प्रकार के घर्षण होते हैं। पहला है स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु जमीन पर रखी हो और उसे खिसकाने के लिए बल लगाया जाता है तो वह नहीं खिसकता है, अर्थात दोनों सतहों के बीच घर्षण बल लगता है, इसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अब सर्पिक घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है तो इस वस्तु और धरातल के मध्य जो लगने वाला घर्षण होता है वो सर्पिक घर्षण कहलाता है। अब लौटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो दोनों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल होता है वो लौटनिक घर्षण कहलाता है। तो देखिए सबसे जो बढ़िया स्थैतिक घर्षण है, उसके बाद सर्पिक घर्षण, उसके बाद लौटनिक घर्षण बनाता है। घर्षण बल के उपयोग क्या है कि घर्षण बल के कारण ही जो है हम जो है सीधा खड़ा हो पाते हैं, और घर्षण बल के कारण ही जो है हम ज़मीन पर चल पाते हैं। ये उदाहरण सब हमें याद रखना है। घर्षण बल के कारण हम चल पाते हैं, घर्षण बल के कारण हम खड़ा हो पाते हैं। घर्षण, यदि सड़क पर घर्षण ना हो तो गाड़ी के पहिए फिसलेंगे, यानी घर्षण के कारण गाड़ी चलते हैं। घर्षण बल ना होने पर हम बरसात में चिकनी सड़क पर फिसलते हैं घर्षण बल ना होने पर, ठीक है। क्योंकि जो बरसात में क्या होता है, घर्षण बल ख़त्म हो जाता है, इसी कारण हम फिसल जाते हैं। घर्षण बल की हानि, तो घर्षण बल की हानि भी है, जैसे मशीनों में घर्षण के कारण अत्यधिक ऊर्जा का व्यय होता है यानी खर्च होता है। घर्षण से गाड़ियों के पहिए घिस जाते हैं, ये सब घर्षण के हानियाँ हुई।